हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। फलन की परिभाषा है कि यदि a व b दो अरिक्त समुच्चय हो तो फलन f वह नियम होता है जो समुच्चय a के प्रत्येक अवयव को समुच्चय b के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। और फंक्शन f को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं a to b। ठीक है, तो इस नियम को या इस परिभाषा को हम समझते हैं। यदि a और b दो आपके पास सेट दिए गए हैं, दो समुच्चय दिए गए हैं और दोनों समुच्चय अरिक्त होने चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो a और b के बीच एक फलन f डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर अगर a में एक एलिमेंट हम x लेते हैं, किसी भी एलिमेंट x का यहाँ पर अगर संबंध होता है तो इसे हम कहेंगे fx। तो फलन की परिभाषा ये कहती है कि a के प्रत्येक अवयव का, यहाँ पर जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव के साथ में संबंधित होगा। तो इसका मतलब है कि a में जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये पहली चीज, a के प्रत्येक अवयव का मतलब होता है कि a में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो b के एलिमेंट के साथ में जिसका संबंध ना हो। और दूसरी चीज, यहाँ पर कहा जा रहा है b का अद्वितीय अवयव, तो b के अद्वितीय अवयव का मतलब होता है कि a का एक एलिमेंट अगर b के किसी एक एलिमेंट के साथ में संबंध रखता है तो b के ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसका संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों शर्तों को कोई जो है रिलेशन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वास्तव में फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशन ही होता है, संबंध ही जो है उसमें कुछ विशेष नियम लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, फलन बनता है। तो इन दोनों शर्तों को यदि कोई संबंध सेटिस्फाई करता है तब हम कहेंगे कि वो संबंध जो है वो फलन होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम उसको। अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट A दिया हुआ है और दूसरा सेट दिया हुआ है B, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फलन f डिफाइंड है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एरो का निशान लगाना होता है। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पर हम एलिमेंट्स लेते हैं मान लीजिए a b c d और e। तो यहाँ ये कहता है कि a का प्रत्येक अवयव, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो सपोज मान लीजिए a का प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है और 3 का प्रतिबिंब c है। तो यहाँ इस टाइप का रिलेशन होना चाहिए कि यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। अगर बी सेट में कोई एलिमेंट खाली बचता है देन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। और दूसरी चीज, अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से फंक्शन f डिफाइंड है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 और 2 है, यहाँ a b और c है। अगर ऐसा हुआ कि 1 का इमेज a है और 1 का ही इमेज अगर b बनता है और 2 जो है वो c से ये संबंधित है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया उसने कि a का प्रत्येक अवयव है, यानी a में कोई एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं है। लेकिन सेकंड जो कंडीशन थी कि b का अद्वितीय अवयव होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a का एक ऐसा एलिमेंट है जो b के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में वो संबंध रखता है। तो इस कारण से हम क्या कहेंगे कि ये जो संबंध है वो फलन नहीं होगा। संबंध तो है, ये यहाँ पर रिलेशन है, बट ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके का जो संबंध है वो क्या होगा, फलन नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फलन क्या होता है। फलन के लिए a में कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज याद रखना है कि a का एक एलिमेंट b के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में उसका रिलेशन नहीं होगा, तो तब हम क्या कहेंगे कि वो फलन बनता है। उसके बाद आता है फलन में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो यदि मान लीजिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, पहले हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लीजिए एक फंक्शन f है, यहाँ हमने एक सेट लिया a, यहाँ पर हम दूसरा सेट ले रहे हैं b, और सपोज हम यहाँ पर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं a b c d, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, a का 1 से लिया, b का 2 से लिया, c का 3 से लिया और d का भी हम 3 से ले लिए। ये फंक्शन है, यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर a के सारे एलिमेंट हो रहे हैं,
ए के एक से ज्यादा एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ में प्रतिबिंब बना सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक फंक्शन है। ओके, अब इस फंक्शन में हम ये जानना चाहते हैं कि इसका डोमेन कोडोमिनेंट रेंज क्या होता है। तो हम डोमेन कोडोमिनेंट रेंज के बारे में संबंध वाले टॉपिक में पढ़े हुए हैं, लेकिन फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है। तो जब हम इसको रिलेशन में इसका डोमेन लेते थे तो हम क्या लेते थे कि डोमेन यानी यहाँ पर कुछ एलिमेंट रिलेशन में बच सकता था, है ना। तो जिस एलिमेंट का इमेज बनता था केवल वही एलिमेंट हम उसका डोमेन है ये कहते थे। अब जब हम फंक्शन ले रहे हैं, फलन ले रहे हैं, तो फलन में आपके पास ए में कोई एलिमेंट तो बच ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस फलन का प्रांत क्या होगा। तो फलन का जो प्रांत होगा या जिसको डोमेन कहते हैं, प्रांत पूरा सेट ए होता है, तो पूरा सेट ए जो है उसका प्रांत बनेगा। यहाँ पे हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत यानी जिसको कि परिसर कहा जाता है, तो परिसर यानी होता है पूरा सेट बी। बी के सारे एलिमेंट चाहे वो किसी के इमेज हो चाहे वो इमेज ना हो, पूरा सेट बी उसमें परिसर कहलाएगा। और उसके बाद में सह प्रांत कहलाएगा। उसके बाद में आता है परिसर, जिसको कि रेंज कहा जाता है। रेंज का मतलब होता है कि बी सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट के इमेज हैं। तो यहाँ पे देखिए बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, जो ए एलिमेंट के ए सेट के एलिमेंट्स के इमेज बनते हैं, उसके प्रतिबिंब बनते हैं। तो केवल 1, 2 और 3 जो है वो उसका परिसर कहलाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी फंक्शन में डोमेन कोडोमिनेंट रेंज की वैल्यू क्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, पूरा सेट ए डोमेन कहलाता है, पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाता है, और बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स के इमेज होते हैं, केवल वही एलिमेंट्स जो है वो उसके रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये इतना कोई अगर हम लेंगे तो ये रेंज हो गया, ठीक है, ये रेंज है। और यदि पूरा सेट बी ले लिया जाए देन ये क्या बनेगा, इसका कोडोमेन बनेगा, और पूरा सेट ए जो है ये इसका डोमेन बनता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, निम्न संबंध फलन है या नहीं। आपको 3 संबंध दिए गए हैं यहाँ पर, इन संबंधों में से कौन सा संबंध फलन है और कौन सा संबंध फलन नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट संबंध क्या कहता है, आर में एलिमेंट्स है 2, 1, 3, 1 एंड 4, 2, इस तरीके से एक संबंध है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 2, 1, तो यहाँ पर एलिमेंट है 2 जिसका कि 1 से रिलेशन है, 3, 1 सेकेंड एलिमेंट है 3 जिसका 1 से रिलेशन है, 4, 2 तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है 4 जिसका 2 से रिलेशन है। इस तरीके से यहाँ पर ए और बी 2 सेट हैं जिसके बीच में एक रिलेशन आर डिफाइंड है। अब हमें ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर फंक्शन होने के लिए 2 शर्तें पालन होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि पहला जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे सेट के पहले सेट के सारे एलिमेंट्स के पेयर बने हुए हैं। और दूसरा इसका नियम है कि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता। तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है और 4 का इमेज 1 है, यानी यहाँ पर एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बन रहे हैं। 2 एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, ये पॉसिबल है, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट का एक इमेज होगा तो ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या होगा, फलन है। तो ये फलन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये फलन है। या दूसरा क्वेश्चन का देखिए डायग्राम से समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन से ही देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेट ए बनाए, यहाँ हमने दूसरा सेट बी बनाया, ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है आर। अब दोनों में रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइंड है, 2, 2, यानी यहाँ एक एलिमेंट 2 है वो सेकेंड बी सेट के 2 से जिसका रिलेशन है, 2, 4 यहाँ एक एलिमेंट 2 है वो उसका पेयर बनता है 4 से। उसके बाद है 3, 3 तो थर्ड सेकेंड एलिमेंट है 3, ये इसका 3 से रिलेशन है, 4, 4 और
एक एलिमेंट है 4 और जिसका यहाँ पर 4 से रिलेशन है। अब ये यहाँ पर इस रिलेशन को देखिए, क्या ये फंक्शन है, संबंध तो है, लेकिन क्या ये फलन की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, 2 का इमेज 2 भी है और 2 का इमेज 4 भी है। तो ये जो फंक्शन होता है उसकी जो सेकंड शर्त होती है कि बी के अद्वितीय अवयव से उसे संबंधित होना चाहिए, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यह फलन नहीं है। ये हम इसके डायग्राम को देख करके बता सकते हैं कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, इस कारण से ये फलन नहीं होगा। अब थर्ड वाले का हम डायग्राम बना के देखते हैं। तो ये थर्ड के लिए हमने एक सेट ए लिया और ये दूसरा सेट बी लिया, दोनों के बीच में रिलेशन है R 1 2, तो यहाँ पर 1 बना लेते हैं, यहाँ पर इसका पेयर बन गया 2 2 3, तो यहाँ पर हम 2 बनाते हैं, इसका पेयर बन रहा है 3 से 3 4, तो फर्स्ट में 3 है, इसमें हमको मिलेगा 4 4 5 5 6 6 7, तो यहाँ पे 4 का 5 5 का 6 और 6 का 7। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए 2 शर्तें हैं। तो पहली शर्त तो वो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि सारी चीजें हमको पेयर के फॉर्म में दी गई हैं। सेकंड जो उसकी शर्त होती है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, इस कारण से ये क्या होगा, ये फलन है। तो यहाँ आप डायग्राम देख करके बता सकते हैं कि वो फलन है या फलन नहीं है। अब यदि मान लीजिए हम बिना डायग्राम बनाए ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन को देख करके कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो किसी भी रिलेशन में आप चेक कीजिए कि रिलेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट यदि रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट पार्ट में 2 2 बार आया था, बाकी सारी चीजें तो अलग आई थी। फर्स्ट पार्ट को आप चेक करेंगे कि फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और अगर जहां पे फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं देन वो फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पर फर्स्ट में चेक करिए 2 था, 3 था, 4 था, एलिमेंट जो आए हुए थे वो तीनों अलग अलग थे, इस कारण से वो फंक्शन था। थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पार्ट जो पेयर ऑर्डर्ड पेयर आया था उसका फर्स्ट पार्ट में सभी अलग अलग एलिमेंट्स आए थे, इस कारण से ये फंक्शन है। तो आप किसी भी रिलेशन को अगर इस फॉर्म में दिया है तब उस रिलेशन को देख करके आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। आपको क्या करना है, उसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखना है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट पार्ट को देखना है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और यदि डायग्राम के फॉर्म में दिया है देन आप यहाँ से ये देख के बता सकते हैं कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, यदि f 1 1 2 3 3 5 4 7 जेड से जेड में एक फंक्शन है जो इस तरीके से परिभाषित है कि एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से हमको दिया गया है। तो हमें ये कहता है कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, ओके। इस फंक्शन में क्या क्या चीज आपको दिख रहा है, फंक्शन जेड टू जेड इस तरीके से यहाँ पर डिफाइंड है। फंक्शन में ये दिखाई दे रहा है कि 1 का जो इमेज है वो 1 है। हमने देखा कि फंक्शन कब होता है, यहाँ पर x है पहला सेट में और दूसरे सेट में आपको अगर फंक्शन f डिफाइंड है देन इस x का यहाँ पर जो इमेज बनता है उसे हम लिखते हैं fx, उसका वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर 1 1 का मतलब है कि यहाँ पर ये जो 1 है ये उसका पूर्व प्रतिबिंब है और ये 1 जो है इस 1 का वो प्रतिबिंब है। तो क्योंकि 1 1 किसमें शामिल है, फंक्शन f में शामिल है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि f1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1 का इमेज 1 मिल रहा है। अब fx कैसा डिफाइंड है, fx डिफाइंड है ax प्लस b, तो f1 की वैल्यू 1 आई, बाकी चीजों को भी लिख लेते हैं। f2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमको, 3। इसी तरीके से f3 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 5, और चौथी चीज f4 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 7। यानी 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है और 4 का इमेज 7 है। तो हम फर्स्ट वाले रिलेशन से लेते हैं। हमें दिया है कि f(x) की वैल्यू ax प्लस b होती है, ओके।
तो f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू होनी चाहिए a इंटू 1 प्लस बी, और जबकि हमें f1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, ये हमको इक्वेशन 1 मिला। सेकेंड इसी तरीके से यहाँ देखिए f2 की वैल्यू क्या होगा, इस नियम के अनुसार a इंटू 2 प्लस बी होना चाहिए, लेकिन हमें f2 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3, ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। इसी तरीके से हम यहाँ से और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर 4 जो एलिमेंट्स दिए गए हैं फंक्शन के, यहाँ से हम 4 रिलेशन या 4 इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास जो चर राशि है a और b, केवल 2 चर राशियां हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए चर राशियों की संख्या जितनी होती है, अगर आपके पास उतनी इक्वेशन है देन आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरे और चौथे इक्वेशन को निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 3। तो 10th क्लास में इसके बारे में पढ़े हुए हैं मेथड, इसको अभी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। घटा देते हैं इसे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस a इक्वल टू माइनस 2, देन हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 2, एक वैल्यू मिल चुकी। अब इस a की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन 1 में रखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड b इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन में a का मान 2 और b का मान 1 मिल जाता है। हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रांत ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, यहाँ एक सेट a है, यहाँ पर दूसरा सेट b है, यहाँ सेट a और सेट b के बीच एक फंक्शन f डिफाइंड है। यहाँ पर अगर हम x लेते हैं देन x का इमेज जो f(x) हमें मिलता है वो कैसा रहेगा, ये x अपॉन एक्स माइनस 2 जैसा इस तरीके से इस फॉर्म में वो रहने वाला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो इमेज मिल रहा है वो परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, बटे के फॉर्म में आया है, मतलब वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ जो फंक्शन f है वो फंक्शन f परिमेय फलन है। अब परिमेय फलन है इसका मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या का अस्तित्व कब होगा, जब किसी भी परिमेय संख्या के डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ था, तो किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या कब कहते हैं, जब उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका अस्तित्व कब होगा, x अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो इसमें जो है अगर x माइनस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी यह फलन जो है परिभाषित होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फलन परिभाषित होगा यदि परिभाषित होगा, यहाँ पर लिखते हैं यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकती है बट वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस 2 को पक्षांतर करते हैं तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी इसका प्रांत क्या होगा, तो प्रांत पूरा रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो पूरी रियल नंबर में आपको सिर्फ 2 को ही नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने 2 ले लिया देन वो x अपॉन 2 माइनस 2 यानी x अपॉन 0 हो जाएगा और फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो फलन दिया हुआ है उसका प्रांत हो जाएगा r माइनस 2। 2 को छोड़ करके पूरी रियल नंबर r में से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, देन वो फंक्शन का प्रांत कहलाएगा। इसी में हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो ये भी बटे की फॉर्म में है, मतलब कैसा है ये भी परिमेय फलन है। अब ये परिमेय फलन है, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय फलन कब अस्तित्व रखेगा या कब परिभाषित होगा, तो ये परिभाषित तब हो सकता है जब क्या होना चाहिए, इसका जो हर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी इस फलन का अस्तित्व होगा। अब
इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो जैसा हम सॉल्व करते थे गुणनखंड विधि से वैसे ही यहाँ पर आपको सॉल्व करना है और x की 2 वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि वर्ग समीकरण है इसका मतलब x के 2 मान मिलने वाले हैं। तो मध्य पद से इसको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए 12 आ रहा है, 8 को 2 भाग में बांटेंगे तो -6x और -2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखना है नॉट इक्वल लेना है, x -6 -2 x -6 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x -6 x -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगी, पहला x -6 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और x -2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिल सकती हैं, x जो है वो 6 के इक्वल नहीं होगा और x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इस फंक्शन में आपको क्या लेना है, x की वैल्यू 6 और 2 को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 यदि हमने इन दोनों में से कोई नंबर भी ले लिया देन यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्योंकि वो उसका शून्य है तो ये शून्य हो जाएगा, और यदि ये शून्य होता है देन फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो इस कारण से इस फलन का प्रांत होगा, पूरा रियल नंबर तो ले सकते हैं लेकिन उसमें से आपको 2 और 6 को नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम फलन के प्रांत को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, निम्न फलनों का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है f(x = 1/x-3)। प्रांत ज्ञात करना भी हम सीख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि परिसर भी किस तरीके से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f(x = 1/x-3)। तो सबसे पहले हम इसका प्रांत ज्ञात करें, तो f(x) का मतलब क्या होता है, y, ठीक है। y = हमको दिखाई दे रहा है 1/x-3। तो ये कैसा है, एक परिमेय फलन है, और परिमेय फलन है इसलिए ये कब डिफाइंड होगा, तो ये तब डिफाइंड होगा जब इसका हर जो है वो शून्य के बराबर ना हो। तो x -3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी परिभाषित हो सकता है। तो x -3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमें मिल जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल नहीं होगा। ये -3 है, पक्षांतर होकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका जो प्रांत है यानी जो x की वैल्यू है वो पूरे रियल नंबर r में से किसको नहीं ले सकेगा, 3 को। तो r -3 जो है ये इसका प्रांत हो जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको देखिए क्या दिया है, y = दिया है 1/x-3। परिसर ज्ञात करने के लिए आपको y को x के फॉर्म में चेंज करना है, यानी यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए। तो x = क्या होगा, तो पक्षांतर करेंगे x -3 = हो जाएगा 1/y, या हम यहाँ से लिख सकते हैं x = 1/y -3 है, पक्षांतर होकर के +3 हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं x = 1 + 3y/y। अब x डिफाइंड कब होगा, तो x जो है वो 1 + 3y/y आया हुआ है। तो यदि y की वैल्यू 0 हो जाती है देन x का कोई मान हमें नहीं मिलेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो x का अस्तित्व तब होगा जब y इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम पता चला है कि इसका जो परिसर होगा, जो रेंज होगा, वो पूरा रियल नंबर r तो होगा, लेकिन उस पूरे रियल नंबर r में से आप यहाँ पर 0 को नहीं लेंगे। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका प्रांत पूरे रियल नंबर r -3 है और इसका परिसर जो है रियल नंबर r -0, यानी 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर r जो है उसके परिसर में शामिल होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है f(x = x/2 + x²। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक परिमेय फलन है, तो क्योंकि ये परिमेय फलन है तो अभी हम पहले इसका प्रांत निकालते हैं। तो परिमेय फलन है तो कब डिफाइंड होगा, जब इसका जो हर है वो शून्य के बराबर ना हो। तो इसलिए 2 + x² की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि x का स्क्वायर आया हुआ है। तो x का हम कोई भी वैल्यू रखें तो सभी वैल्यू के लिए x² जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। चाहे अगर हम x की वैल्यू 0 भी रखते हैं, यहाँ पर अगर आप x का मान 0 रखेंगे
देन 0 का स्क्वायर 0, 2 प्लस 0 जो है आपको 2 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 जी, यानी आपको 2 मिलेगा। x का कोई भी चाहे निगेटिव वैल्यू रखें चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तब आपको वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। और किसी भी पॉजिटिव संख्या को हम 2 के साथ प्लस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव या जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रखें देन ये नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। इस कारण से हम क्या कहेंगे, इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत पूरा रियल नंबर r हो सकता है। पूरे रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसकी बारी आती है परिसर की। परिसर कैसे ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको जो फंक्शन दिया है इसमें f(x) को हम लिखेंगे y इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें x की वैल्यू को अलग करनी होती है, तो सॉल्व करते हैं इसे। देन इसे हम लिख सकते हैं 2y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर वाई। हम x के घातों को घटते क्रम में जमा रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर वाई ये x है माइनस एक्स होके आएगा और प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर x का आपको एक वर्ग समीकरण दिखाई दे रहा है। अब इस वर्ग समीकरण में आपको क्या चाहिए, ये जो वैल्यू है x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए, तो आपको चाहिए x पॉजिटिव या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या चाहिए। तो x वास्तविक संख्या कब होगी, तो वास्तविक संख्या तब होगी जब इसका जो विविक्त कर होगा, विविक्त कर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। आपने वर्ग समीकरण के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि कोई भी वर्ग समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके जो मूल होते हैं x की वैल्यू होती है। अब मूल वास्तविक कब होता है, जब इसका विविक्त कर यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तब इसके मूल वास्तविक होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमें x की वास्तविक वैल्यूज चाहिए, तो x की वास्तविक वैल्यू चाहिए तो आपको एक वर्ग समीकरण दिखाई दे रहा है, इसमें से आप इसको अचर राशि मानेंगे। केवल आप x के वर्ग समीकरण की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x चर राशि है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a का मान यहाँ पर y है, b का मान आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 1 है, और c की वैल्यू पूरी 2y, ये आपको ध्यान रखना है। तो विविक्त कर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप इसको लिख भी लीजिए, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक y हुआ, b की वैल्यू x का गुणांक -1 हुआ और c की वैल्यू अचर पर यानी कि 2y हुआ। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 2y जो है क्योंकि हम x के फॉर्म में वर्ग समीकरण ले रहे हैं, तो जो y आया हुआ है वो वहां पर हम इसको अचर राशि मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसके वैल्यूज देखिए, -1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -4 इंटू 2y इंटू y इंटू 2y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू होनी चाहिए 0, या 1 माइनस 8y स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -8y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -8y स्क्वायर है, ये -1 है। जब भी कभी असमीका होती है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा और आपको दोनों तरफ से माइनस का साइन हटाना है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो चिन्ह होती है असमीका की वो चेंज हो जाती है। देन यहाँ से मिल जाएगा 8y स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये 1। हमने दोनों तरफ से माइनस का साइन हटा दिए हैं, तो ये चिन्ह जो है वो भी जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू था वो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए y स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1/8 हुआ, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2√2 से इस तरीके से छोटा या बराबर होगा, एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 1/-2√2। तो यहाँ से y की वैल्यू -1/-2√2 से 1/2√2 के बीच होगी, तो ये होगा इसका रेंज। तो यहाँ पर देखिए इसका रेंज क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, रेंज मिल रहा है, ये शामिल है इक्वल का साइन है, तो 1/-2√2 से लेकर के 1/2√2 तक, ये पूरा यहाँ तक इसका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए प्रांत पूरा r हो सकता है
और इसका जो परिसर होगा वो इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फलन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम क्या जानते हैं, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या है तो वर्गमूल तब आप ज्ञात कर सकते हैं जब वह संख्या या तो धनात्मक हो या तो 0 हो। किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, वो एक काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ ये फलन तब परिभाषित होगा, तो क्या लिखेंगे, फलन परिभाषित होगा यदि, परिभाषित होगा यदि क्या होना चाहिए कि ये जो रूट आया है इसके अंदर जो संख्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको उल्टा करके लिखें तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। और समीकरण में आप हमेशा एक नियम याद रखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए है, देन इसका मतलब होता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू रूट ए होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस रूट ए होगा। आपको यहाँ पर इस नियम का यूज करना है, जस्ट इसके पहले भी हम यहाँ पर ये नियम को लगा चुके हैं। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 है, इसका मतलब है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3 होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 होगा। यानी प्रांत यदि हमको चाहिए तो प्रांत में वे सारे x शामिल होंगे जो -3 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है और +3 के इक्वल है या उससे छोटे हैं। तो इस कारण से इसके प्रांत के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लेना है, -3 से लेकर के 3 तक, ये इसका प्रांत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका परिसर कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो परिसर के लिए आप वापस फंक्शन को लिखिए। फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे y, एफ एक्स के बदले हम लिखेंगे y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। परिसर ज्ञात करने के लिए आपको x की वैल्यू को अलग करना होता है, तो x की वैल्यू अलग करना है तो आप क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा उद्देश्य क्या है, x की वैल्यू को अलग करना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अलग रखे हैं, वाई स्क्वायर को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दिए। देन यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर का रूट दिया है, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा जब 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा या तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। फिर से वही कंडीशन आ रही है, यहाँ से 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। फिर से ये नियम हम लगाते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि 9 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है। तो यहाँ पर जो y की जो ये वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू होनी चाहिए y की, -3 से लेकर के 3 के बीच, तो ये उसके लिए रेंज बन गया। तो परिसर हमें मिला, -3 भी शामिल होगा, जहां पे इक्वल का साइन है देन आपको बड़ा ब्रैकेट लेना है, और ये 3, यानी ये दोनों यहाँ पर शामिल हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन दिया हुआ था उसका रेंज जो है वो -3 से 3 है, और इसका जो डोमेन है वो -3 से 3 है, और इसका जो रेंज है वो भी -3